गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। आज हमें जो डिस्कस करना है वो करना है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इसके ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन और जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के बारे में या कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन ट्रेड की, इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। मींस इसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड की बात करता हूँ, इससे प्रोड्यूसर को एक बेनिफिट होता है। प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है कि वो क्या करता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट्स होती है, ठीक है, वहां पर तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचता ही है, साथ ही साथ उसको मौका मिल जाता है कि वो दूसरे देश की या फॉरेन जो मार्केट है उनके अंदर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। अब एज ए बायर, एज ए कंज्यूमर हमें क्या बेनिफिट होता है? अगर मैं बात करता हूँ, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. अब एज ए कंज्यूमर हमें बेनिफिट इस बात का होता है कि जो प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक मार्केट में या हमें हमारे यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है वो तो मिलता ही है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होते, जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करते, वो प्रोडक्ट जो है वो भी हमें मिल जाते हैं। इट मीन्स एज ए कंज्यूमर, एज ए बायर हमें बेनिफिट होता है कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है हमें एज ए बायर। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं, विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। मींस फॉरेन ट्रेड का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि इस ट्रेड के माध्यम से क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाते हैं। इट मीन्स जो प्रोडक्ट आपकी इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है वो किसी दूसरे देश की मार्केट में भी बेचा जा सकता है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूरोप के किसी दूसरे देश में प्रोड्यूस किया गया है वो हमारे इंडियन मार्केट में हमें मिल सकता है। तो एज ए बायर हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस तरीके से फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, वो केवल मार्केट को ही कनेक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, अलग अलग देशों की जो मार्केट्स है उनको इंटीग्रेट करने का काम भी फॉरेन ट्रेड करता है। ठीक है, हमें आज जो डिस्कस करना है, हमने जो शुरुआत की है वो फॉरेन ट्रेड से की है। अब फॉरेन ट्रेड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को भी और एज ए कंज्यूमर हमें भी। प्रोड्यूसर को बेनिफिट क्या मिलता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जाता, बल्कि वो दूसरी मार्केट मींस जो इंटरनेशनल मार्केट है या आप कह सकते हो फॉरेन जो मार्केट है वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। और एज ए कंज्यूमर हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में प्रोड्यूस होता है वो हमें हमारी डोमेस्टिक मार्केट में मिल जाता है केवल इस फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड क्या करता है, मार्केट को ही कनेक्ट नहीं करता बल्कि ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग देश की जो मार्केट है उन सबको। ओके, इसके अलावा अब बात आती है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि चैप्टर हमारा था ग्लोबलाइजेशन, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन की, तो नॉर्मली सबसे पहले हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड इट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय एमएनसीज। एमएनसी जिसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। हमने डिस्कस किया था कि अपनी ह्यूज वेल्थ के माध्यम से वो क्या करती है, दूसरे देश के अंदर अपना बेस सेटअप करती है, दूसरे देश के अंदर अपनी जो यूनिट है उनको स्टैब्लिश करती है। ठीक है, तो जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर जो अधिकार, उसके ऊपर अगर मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है वो होता है एमएनसीज का। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज। मींस बेनिफिट क्या हुआ, अब जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इंटीग्रेट होगी, और उसके साथ साथ आपकी मार्केट भी इंटीग्रेट होगी। इट मींस फॉरेन ट्रेड्स का आपके ऊपर ये बेनिफिट हुआ। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो एमएनसी का है। ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट हुआ कि आपकी जो मार्केट है और आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंटीग्रेट हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज।
अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, ये एक प्रोसेस होती है किसकी, इसकी वजह से रैपिड इंटीग्रेशन होता है और इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज का। मींस कंट्रीज आपस में जुड़ जाती है। एक प्रोडक्ट जो कि दूसरे देश में बनता है वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपका रैपिड मींस तेज गति से, बड़ी तेज गति से आपका इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन हो रहा है अलग अलग देशों का। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन और इस इंटरकनेक्शन के अंदर जो सबसे मेजर रोल निभाती है वो आपकी एमएनसी निभाती है। मींस अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, और ग्लोबलाइजेशन आज इस वक्त इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, उसका जो मेन रोल उसके अंदर है वो आपका एमएनसीज का है। अब एमएनसी के माध्यम से क्या हो रहा है, मोर एंड मोर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, दे आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। अधिक से अधिक जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है या टेक्नोलॉजी है, अब वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो सक्सेसफुल, ग्लोबलाइजेशन की सक्सेसफुल का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका एमएनसीज, एमएनसी कंपनीज। एमएनसी कंपनी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। और ये हुआ किसकी वजह से, एमएनसीज की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से। ठीक है, और इस फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, एमएनसीज करती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे उन सब फैक्टर्स की जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रभावित हुआ, आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। इसके अंदर सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है आपका इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये सबसे मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े से समय के अंदर ही, अगर इस वक्त हम इंडिया में हैं तो अगर हम बात करते हैं विद इन 4 या 10 आवर्स के दौरान में हम किसी दूसरे देश के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बैठे हैं और हमें यहां से इंग्लैंड की इंफॉर्मेशन या ब्रिटेन की इंफॉर्मेशन या यूएसए की इंफॉर्मेशन अचीव करनी है तो हम यहां पर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। आज ऐसी ऐसी मशीन बन चुकी है जो कि कुछ समय के दौरान में हजारों व्यक्तियों का काम अकेले कर देती है। तो ड्यू टू द रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने का। सेकेंड थिंग, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं पिछले 50 साल की बात करता हूं, 50 ईयर्स के दौरान में आपकी ट्रांसपोर्ट जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार इंप्रूव होती जा रही है। अगर प्रोडक्ट को मुझे इंडिया के नॉर्थन पार्ट से साउथर्न पार्ट में लेके जाना है तो अब मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पुराना समय था जिस वक्त हम क्या करते थे, बुलक कार्ट या आप कह सकते हो बैलगाड़ी वगैरह का यूज करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता था। बट अगर मैं बात करता हूं तो कुछ फ्यू आवर्स के दौरान में ही मैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे जा सकता हूं। तो जो बेटर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है उसने भी आपकी इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस सेक्टर के आने की बाद आपका ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। ठीक है, अब आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमें यहां पर ट्रेड करना है, मान लीजिए हम इंडिया में बैठे हैं और हमें अफ्रीका के अंदर अपने बिजनेस को संभालना है, तो हम यहां पर बैठे बैठे अपने अफ्रीका के बिजनेस को संभाल सकते हैं। और ये हुआ आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम यहां पर बैठे बैठे अपने उस एरिया की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ये सारी की सारी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है जिन्होंने हमारी सिचुएशन को चेंज कर दिया, जिनकी वजह से हम कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं और कहीं पर भी बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। केवल ये फैक्टर्स है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला या ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया। ठीक है, इनमें सबसे पहला है आपका टेक्नोलॉजी, मींस इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना। आईटी सेक्टर ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट अप मिला। या हम बात कर सकते हैं कि एज ए जो एमएनसी अगर सक्सेसफुल है ना तो वो केवल इस आईटी सेक्टर की वजह से है। ठीक है, यही कारण है कि एमएनसी कंपनी क्या कर रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रही है। अदर फैक्टर्स में भी करती है बट मैक्सिमम यहाँ पर ज्यादा के ज्यादा अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इस एरिया के अंदर कर रही है। तो दीज आर द फैक्टर्स।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। लिबरलाइजेशन को हम सोशल मैनर से भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिकल मैनर से भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं सोशल मैनर से बात करता हूं या पॉलिटिकल मैनर से बात करता हूं, इसका मतलब होता है, पॉलिटिकल मैनर से बात कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसका अधिकार, उसका बेनिफिट मैक्सिमम हर एक व्यक्ति को मिले। मैं पॉलिटिकल मैनर से बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके अंदर चाहे वोट देने का अधिकार हो या एज ए रूलर हमें अपॉर्चुनिटी प्राप्त करनी है, तो दोनों पोजीशन में हमें पॉलिटिक्स मैनर से मिलनी चाहिए। हम यहां पर बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो कि फॉरेन ट्रेड को रोकती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकती है, और वो रिस्ट्रिक्शंस हटाकर हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, हटाने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई। तो वो क्या चीज थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। टैक्स ऑन इंपोर्ट, इट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर होता है रिस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन द ट्रेड, दे आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। अगर हम ट्रेड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, रिस्ट्रिक्शन कैसे डाल सकते हैं? मान लो कोई प्रोडक्ट हमने अपने देश में इंपोर्ट कराया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। अब जब पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की हम कीमत को, एमआरपी को डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर होने वाला हर एक खर्च उसमें पहले इंक्लूड करते हैं, उसके बाद वो एमआरपी डिसाइड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारे देश में इंपोर्ट होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने टैक्स इंपोज कर दिया, इट मींस उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसका एमआरपी इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स ऑन द ट्रेड, सॉरी इंपोर्ट, ये सबसे बड़ा ट्रेड बैरियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है हमने उस इंपोर्ट के ऊपर डाल दी है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस प्रोडक्ट को अपने देश में लाना चाहते हैं और इसको नहीं लाना चाहते, तो उस ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में वो ट्रेड बैरियर का यूज कर सकती है। किस प्रकार की वस्तु हमारे देश में आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए, कितने अमाउंट में आनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने के लिए ये टैक्स जो है या ट्रेड बैरियर जो है वो इंपोज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूं, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त अगर मैं बात करता हूं, हमारी इंडियन जो इंडस्ट्री थी, दे आर एट देयर बडिंग स्टेज, मींस वो अपनी इनिशियल स्टेज पे थी। अगर उस टाइम में हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपना लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि एमएनसी यहां पर अपना बेस सेटअप कर सकती है, फॉरेन ट्रेड लगातार चलता रहेगा। तो हमारे जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो इस कैपेबल नहीं थे कि वो उन व्यक्तियों के साथ कंपटीशन कर सके। अपने देश के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको अगर उनके साथ कंपटीशन के लायक बनाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ट्रेड बैरियर इंपोज कर दिए, और ये रहे आपके 1990s तक, ठीक है। और इंडिया ने जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई वो 1990s के बाद अपनाई। अगर मैं 1990 से पहले की बात करता हूं, तो इंडिया के अंदर केवल वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलते थे जो कि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूस किए जाते थे। 1990s के बाद एमएनसी ने अपना बेस सेटअप करना शुरू कर दिया, और आज आप मार्केट देख सकते हो पुरानी मार्केट से कितनी डिफरेंट है। तो जितनी भी गवर्नमेंट होती है, अगर उनकी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं, अगर वो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री जो होती है, अगर वो अपनी इनिशियल स्टेज पे होती है, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जो होती है, मैक्सिमम जो कंट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ट्रेड बैरियर का यूज करती हैं ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचा सके। ऐसा ही इंडिया ने किया था। जिस वक्त हमने क्या किया, हमारी जो इंडिपेंडेंस अचीव हुई उसके बाद हमने ट्रेड बैरियर का यूज किया, और उसका मेन एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। क्योंकि उस सिचुएशन में हम फॉरेन कंपटीशन के साथ या फॉरेन कॉम्पिटिटर था उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज को किया गया। बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दे वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगर मैं आज की बात करता हूं, आज हमारे देश में जो फॉरेन ट्रेड है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसको खत्म कर दिया गया है, सॉरी, इसके ऊपर जो बैरियर है उसे खत्म कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस वक्त नहीं है, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है।
अब एमएनसी सेटअप हो सकती है. इट मींस गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड आल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर. अब हमारे देश से क्या हुआ, ट्रेड बैरियर खत्म हो चुका है. 1990s के बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपना ली. इस पॉलिसी का बेनिफिट क्या होता है, अब जो गुड्स हैं दे कैन बी इंपोर्टेड एंड दे कैन बी एक्सपोर्टेड इजीली एंड एमएनसी कैन सेट अप देयर बेस इजीली इन इंडिया. ठीक है, तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या हुई, रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द फॉरेन ट्रेड, इट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. यह है आपकी इकोनॉमिक मैनर से लिबरलाइजेशन. मींस किसी भी प्रकार का जो भी ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपोज किया था, उन सब बैरियर को रिमूव करना वो आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसी कहलाता है. ठीक है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड देयरफॉर इट इज सेड टू बी मोर लिबरल. गवर्नमेंट जितना कम टैक्स फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगाती है, जितना कम टैक्स उसके ऊपर लगाती है, उतना ही हम कहेंगे कि वो देश लिबरल बन चुका है, या उतना ही हम कह सकते हैं कि उस गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है फॉरेन ट्रेड के प्रति. ठीक है, दिस इज लिबरलाइजेशन. और जब लिबरलाइजेशन आई उसके बाद ही आपका ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया में सक्सेसफुल रहा. उसके बाद ही हमारी मार्केट चेंज हुई और उसके बाद ही हमें मौका मिला कि एज ए कंज्यूमर हमारे पास ऑप्शंस इंक्रीज हुई. अगर आज मार्केट में आप जाते हो तो आप मार्केट में एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हो, उसके आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं और बेटर क्वालिटी में ऑप्शन होते हैं कि आप इजीली परचेज कर सकते हो. पर एक समय ऐसा भी था कि जिस वक्त अगर आप एक ही चीज आपके पास ऑप्शन में थी और वो भी महंगी होती थी, तो ओकेशनली ही हम उसको परचेज करते थे. ठीक है, हमने बात की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया was supported by some powerful international organization. अगर हम बात करते हैं कि जो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट किया. मींस वो लगातार गवर्नमेंट, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट है, उनको प्रेशराइज कर रही है कि वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाए, ट्रेड बैरियर को रिमूव करे. और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ये ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है कि ऑल बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर हार्मफुल, वो कहती है कि सारा हार्मफुल है. सो देयर शुड बी नो बैरियर, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, फ्लेक्सिबल किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो. इनके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, इट इज सपोज्ड टू अलाउ टू फ्री ट्रेड फॉर ऑल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है या मेन एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड बैरियर ना हो. ठीक है, बट बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ऐसी है अनफेयरली मैनर से वो आज भी कुछ ट्रेड बैरियर यूज कर लेती हैं. बट वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO जो है, वो मैक्सिमम प्रयास करती है कि वो किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार के जो बैरियर है उनको रिमूव किया जा सके. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये थी डेवलप कंट्री की बात, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको वो लगातार फोर्स करती रहती है कि हर एक प्रकार का जो ट्रेड बैरियर है वो खत्म कर दिया जाए, ताकि फॉरेन ट्रेड लिबरलाइज हो सके और ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को इजिली किया जा सके. तो ये था काम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है. मींस अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की इंपैक्ट की बात करता हूं, ये इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक प्रकार का इंपैक्ट लेके आता है. तो इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो इसके हर एक वर्ग के ऊपर इंपैक्ट पड़े हैं, तो हम उनको अलग अलग तरीके से लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एज ए कंज्यूमर इसका इंपैक्ट क्या है. अगर मैं एज ए कंज्यूमर बात करता हूं, इट इनेबल्ड ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर.
जिसका बेनिफिट क्या हुआ, दे हैव टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड थिंग, लोअर देयर प्राइसेस। सबसे पहला बेनिफिट जो हुआ एज ए कंज्यूमर को हमें जो बेनिफिट हुआ, अब फॉरेन कंपटीशन क्रिएट हो चुका है। कंपटीशन का मतलब है कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और लोअर प्राइस पर उनको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज को बढ़ावा दिया। एज ए कंज्यूमर हमें बेनिफिट हो गया कि हमारे पास ऑप्शंस इंक्रीज हो गए। तो कंज्यूमर टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कंपटीशन, और जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और एट अ रीजनेबल रेट, सस्ते दाम पर मिलता है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, इससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो गया। बट इसका बेनिफिट केवल मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूं अर्बन एरिया के अंदर हुआ, रूरल एरिया के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है। आज मैं अगर अर्बन सेंटर की बात करता हूं तो अर्बन सेंटर के अंदर अगर आपकी रीजनेबल इनकम है तो उस रीजनेबल इनकम के आधार पे आप अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हो। बट रूरल एरिया के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाती, ठीक है। इसका मेनली इंपैक्ट जो पड़ा वो अर्बन सेंटर के ऊपर पड़ा, रूरल एरिया के अंदर कम पड़ा, जो कि आप कह सकते हो कि टाउन या सिटीज से लगते हुए एरियाज हैं वहां पर पड़ चुका है। बट अगर जो थोड़ा सा रिमोट एरियाज है उनके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं है। तो एज ए कंज्यूमर इसका बेनिफिट हमें हुआ। अगर हम बात करते हैं एज ए कंज्यूमर हमें इसका बेनिफिट हुआ, इसकी वजह से आपको बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल रेट मिल गई, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है एज ए कंज्यूमर, ओके। सेकेंड इंपैक्ट जो है वो देखते हैं एमएनसीज के लिए। अगर मैं एमएनसीज की बात करता हूं, एमएनसीज को इसका बेनिफिट हुआ, एमएनसीज हैव प्रोस्पर्ड अलॉट, उससे बहुत ज्यादा उसने ग्रोथ की, उनकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उस इन्वेस्टमेंट से उनको डबल बेनिफिट हुआ, मींस मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन एरियाज, MNCs are now interested in industries like cell phone, automobiles, electronic goods, soft drinks, fast food and banking services. MNC ने देख लिया कि उनका जो मैक्सिमम अर्बन सेंटर के अंदर उनका होल्ड ज्यादा है, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि अर्बन सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चलती है, ठीक है। इसके अलावा एमएनसी ने क्या किया, एमएनसी ने किया कि जिस एरिया के अंदर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, मान लो कि लोअर कॉस्ट पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, अब वो लगातार शिफ्ट कर रही है अपना बेस। पहले अपने देश में बेस था, उसके बाद किसी एक डेवलपिंग कंट्री में बेस किया, जब उनको लगा कि यहां से ज्यादा हमें सस्ता किसी दूसरे एरिया में मिल रहा है तो वो वहां पर शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दे विल गेट चीप क्वालिफाइड लेबर एट लो वेजेस। इसकी वजह से उनका बेनिफिट क्या होता है, चीप रेट पर क्वालिफाइड लेबर भी मिल जाते हैं और ऑल अदर फैक्टर्स भी उनको सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। प्रोड्यूसर विल हैव choice to outsource the work from different countries where there is cheap labor and production cost. अब प्रोड्यूसर के पास बेनिफिट है, एज एमएनसी के पास बेनिफिट है कि वो अपना बेस कहीं पर भी सेटअप कर सके। तो इस आधार पे एमएनसी को भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया। पहला हमने इंपैक्ट देखा एज ए कंज्यूमर। एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करता हूं तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट उनके ऊपर आया कि जिसकी वजह से उनको सस्ते दाम पर मींस रीजनेबल रेट पर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, ऑप्शन इंक्रीज हो गई। दूसरा अगर मैं बात करता हूं उसका बेनिफिट एमएनसी को हुआ, एमएनसी को भी उससे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कर्स, इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स की, इनके ऊपर इसका बैड इंपैक्ट आया। पहला है नो जॉब सिक्योरिटी, मार्केट के अंदर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ा तो एमएनसी ने क्या किया, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त तो अपने पास वो वर्कर्स को हायर करते हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त तो वो अपने वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती उस वक्त वो उनको हटा सकते हैं। वो उनको परमानेंटली नहीं रखते बल्कि उनको जस्ट ओनली हायर करते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से एज ए वर्कर उनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है उनके ऊपर। सेकेंड थिंग, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर, अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड पर्सन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जहां पर जैसी जॉब मिले हम लेना पसंद करते हैं। अब ये जो एमएनसीज है वो क्या करती है, वो जो वर्किंग आवर है उनको उन्होंने काफी लंबा कर दिया है, मीन्स हम 8 आवर का वर्किंग आवर मानते हैं बट यहाँ पर वो 10 आवर 12 आवर ऐसे वर्किंग करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट, लो वेजेस। अभी हमने बात की है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आर मोर।
जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वर्कर्स की संख्या ज्यादा है। अब प्रोड्यूसर को इसका बेनिफिट क्या होता है कि वो सस्ते दाम पर मैक्सिमम वर्कर अचीव कर सकता है। तो एज ए वर्कर उनको क्या मिलता है, लो वेजेस मिलती है। इस तरीके से अगर हम वर्कर्स के ऊपर बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर की। अगर मैं स्मॉल प्रोड्यूसर की बात करता हूं, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट है। स्मॉल प्रोड्यूसर फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन विद वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म लाइक एमएनसीज। अब छोटा मोटा अगर स्मॉल प्रोड्यूसर को लॉस हो जाता है तो वो उसको टॉलरेट कर सकता है, पर अगर सिचुएशन ज्यादा वर्स हो जाए, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए, उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उसे अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ती है। क्योंकि एमएनसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो इतना ह्यूज कंपटीशन प्रोवाइड कर देता है छोटे प्रोड्यूसर को कि उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। अगर मैं बात करता हूं आजकल एमएनसी क्या कर रही है, बैटरीज, कैपिस्टर, प्लास्टिक, टॉयज, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, सस्ते दाम पर अधिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। और इन सब चीजों को अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में बात करता हूं तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो छोटे ही प्रोड्यूसर है, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है, अपनी उस फर्म को, अपनी उस कंपनी को बंद करना पड़ता है। ये था हमारे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर की। पर कुछ ऐसे प्रोड्यूसर है उनको बेनिफिट हो गया, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। ये हमारे इंडियन है, हमारे इंडियन, अगर मैं बात करता हूं ये हमारी इंडियन इंडस्ट्री है। इनको मौका मिल गया कि अब वो दूसरे देश के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। छोटे प्रोड्यूसर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है कि उनको अपना प्रोडक्ट ही बंद करना पड़ गया, अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ी। पर कुछ ऐसे इंडियन मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनीज है जिनको बेनिफिट हो गया कि अब वो दूसरे देश के अंदर अपना, आप कह सकते हो, अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपनी बेस सेटअप कर सकते हैं। So there is enough opportunity for the skilled workers, but unskilled workers remained poor. Yes, most important. अगर मैं वर्कर्स की बात करता हूं, दो प्रकार के वर्कर्स हैं, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। स्किल्ड वर्कर को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हुआ, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, बट अनस्किल्ड वर्कर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो पुअर का पुअर ही रहा, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लो वेजेस है, तो इसके आधार पर ग्लोबलाइजेशन को उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है, नॉर्मली आज हम इतना ही करते हैं। कल हम इसके दो टॉपिक जो बचे हैं, स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन ट्रेड और गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए इसको ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।